एनआईटीआई वाला सर कमेंट में बहुत प्रश्न आता है, इसलिए सबसे पहले इसके बारे में सर बताइए। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों के लिए जंग जारी है। बहुत सारे लोग 50-50, 100-100 सेट का बुक आता है मार्केट में कई प्रकाशन से। किसी का एगो नहीं, 2-3 गो ले लीजिए, आप पूरा का पूरा उसको बनाइए। अभी से सेट प्रैक्टिस करवाइए। हाँ, सेट प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। सेट प्रैक्टिस बनाइए तो खाली सेट अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको वहाँ सामना करना होगा 100 सवालों का। अब 100 सवाल का पूरा सिलेबस मैं बता देता हूँ। उसमें 30 रीज़निंग है, 25 मैथ और 25 साइंस। तो 25 मैथ, 25 साइंस 50 और 30 रीज़निंग 80 और 20 जीके जीएस है। 4 नमस्कार दोस्तों, मैं सब्जेक्ट हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास अभी दीपक सर है जो कि पटना के नामी शिक्षक है रेलवे टॉपिक को लेकर। अभी हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर अभी जैसा कि नन आईटीआई और आईटीआई को लेकर भी चर्चा अभी गरमाया हुआ है कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है सर, हम बातचीत करना चाहते हैं आपसे कि ग्रुप डी को लेकर कि इसका क्या स्ट्रेटजी रहे, क्या बेस्ट तरीका रहे जिससे एक अटेम्प्ट में बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाल ले। क्योंकि सर 5 साल के बाद ये आ रहा है वैकेंसी, किन्हीं का लास्ट अटेम्प्ट होगा सर, किन्हीं का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उनका एक सपना होता है सर कि चलिए रेलवे ग्रुप डी में जाना, जिनका कम हाइट भी रहता है सर, वो लोग भी इस वैकेंसी को भरते हैं सर। सभी कुछ आप इस मुद्दा पर चर्चा करने वाले सर। तो सबसे पहले आप बताइए सर कि कैसे स्ट्रेटजी कौन सा है, और आईटीआई नॉन आईटीआई वाला सर कमेंट में बहुत प्रश्न आता है, इसलिए सबसे पहले इसके बारे में सर बताइए। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों के लिए जंग जारी है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये सुनने के लिए बहुत जल्द मिलेगा कि सीटें बढ़ रही हैं या फाइनल डिसीजन क्या हो रहा है, ठीक है? रहा बात आपका कि सर ग्रुप डी में कोई एक अटेम्प्ट में निश्चित सफलता कैसे पाएगा, इसके लिए सर कोई रणनीति बताइए। सबसे पहला चीज़ तो ये जानिए कि एक अटेम्प्ट में कोई सफलता पा लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप ये जानिए कि एक अटेम्प्ट में सफलता पाना भी मुश्किल नहीं है, मतलब पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए, बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए और पढ़ाई करने के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टेक्निक का ज़रूरत होना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ तो ये भी जानना चाहिए कि अगर सिलेबस जो है उस सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाई कितना कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको वहाँ सामना करना होगा 100 सवालों का। अब 100 सवाल का पूरा सिलेबस मैं बता देता हूँ। उसमें 30 रीज़निंग है, 25 मैथ और 25 साइंस। तो 25 मैथ, 25 साइंस 50 और 30 रीज़निंग 80 और 20 जीके जीएस है। 4 सब्जेक्ट में से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपका डल हुआ, तो ग्रुप डी में नौकरी होगा, इसका सपना जो है ना, आप छोड़ दीजिएगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ग्रुप डी में एक्के गो एग्ज़ाम होता है और कट ऑफ इसका बहुत ठीक-ठाक जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में पीटी हुआ फिर मेंस भी हुआ, एक्के गो एग्ज़ामें हैं, इसलिए कट ऑफ भी ठीक-ठाक इसका जाता है और इसका क्वेश्चन का जो लेवल होता है, वो भी काफ़ी बेहतर लेवल होता है ग्रुप डी का। अब देखिए, इसमें क्या है कि 30 अगर रीजनिंग है एग्जाम में, तो आपको इस तरीका से ऐसे शिक्षक से ऐसे कंटेंट को लेना होगा कि एग्जाम में 30 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आए, तो समय पे बने या समय से पहले बने। समय से पहले ना बने तो कम से कम समय पे बने और 30 का 30 बने। अब कोई ये वीडियो देख करके कहेगा सर 30 का 30 कैसे बनेगा, तो इस पे चर्चा मैं नहीं करूंगा, मेरे स्टूडेंट से कोई मिल सकता है, आपको पता चलेगा कि एलपी में उसने 25 में 25 बनाया है कि 24 बनाया है। चलिए माना 30 में 30 नहीं बनेगा, लेकिन कंटेंट इतना होना चाहिए और कॉन्सेप्ट इतना होना चाहिए कि 28-29 तो जरूर बनना चाहिए। और बनाते हैं भाई, जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, वो 30 में 30 और 25 में 25 करके आते हैं। ये हुआ बात किसका, रीजनिंग का। अगर रीजनिंग सर आप 28 भी कर लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद सर मैथ में भी आपको बेहतर कंटेंट चाहिए और बेहतर कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्योंकि मैथ कुछ वैसे होते हैं जो बहुत लेंदी प्रोसेस में लगते हैं और लेंदी प्रोसेस होने की वजह से समय ज़्यादा लगता है। तो वैसे शिक्षक का चुनाव करना है जो शॉर्टकट मेथड और मेथड भी वैसा बताए जो समझ में आए।
तो मैथमेटिक्स में आप जिनका चुनाव कर सकते हैं कर लीजिए, आपकी मर्जी है। रीजनिंग में भी आप जिस शिक्षक का चुनाव करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो शिक्षक आपको बेहतर लगे उनसे पढ़िए। सेम टू सेम वही चीज़ साइंस के ऊपर है। साइंस में आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, तीनों सेक्शन को बराबर लेके चलना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स खूब अच्छा कर रहे हैं, केमिस्ट्री खूब अच्छा कर रहे हैं, बायोलॉजी आपका गड़बड़ हुआ, तो लगभग 9 से 10 गो सवाल बायोलॉजी से आपका ग्रुप डी में पूछा जाता है। अगर सर आपका बायोलॉजी बढ़िया, फिजिक्स केमिस्ट्री गड़बड़ है तो भी गड़बड़ है। तो तीनों सेक्शन को आपको बराबर लेकर के चलना पड़ेगा। ये मैं पूरी रणनीति बता रहा हूँ। इतना करने के बाद कोई भी स्टूडेंट चुकेगा ही नहीं। आपने कहा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी होगी, क्योंकि ये मेरी गणितीय गणना है जो मैं करके रखा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जो भी शिक्षक का चुनाव करें, बेहतरीन चुनाव करें। अब जीके जीएस में किस सेक्शन को कितना पढ़ना है, बहुत सारे दोस्तों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जीके जीएस में खूब हिस्ट्री, खूब पॉलिटी, खूब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, खूब ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जी नहीं, 20 क्वेश्चन अगर जीके जीएस के एग्जाम में आएगा तो वहां से 6 से 7 सवाल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आएगा। तो जो शिक्षक करंट अफेयर आपको बढ़िया लगता है कि पढ़ाते हैं, उनका आप करंट अफेयर पढ़िए, देखिए, या किताब जो बढ़िया लगता है उनका किताब देखिए। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मेहनत हिस्ट्री पर भी करना है, और हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडाइवल हिस्ट्री पे, मॉडर्न पे और मॉडाइवल पे एशियंट से क्वेश्चन कम पूछेगा, और 2 से 3 ही सवाल हिस्ट्री से पूछेगा ग्रुप डी में, लेकिन उसमें भी आपको मॉडर्न से ही पूछेगा, मॉडाइवल से पूछेगा। उसके बाद पॉलिटी पर भी आपको अच्छे से पकड़ बनाना होगा, क्योंकि वहां से 2 से 3 सवाल रहेगा। ज्योग्राफी से भी 2 से 3 सवाल रहेगा, 1-2 सवाल इकोनॉमिक्स से रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, और 3 से 4 गो सवाल आपका रहेगा स्टैटिक जीके से। तो कहने का मतलब कि करेंट और स्टैटिक मिला के लगभग 10 से 11 नंबर वो ले आएगा, 12 नंबर तक। 8 नंबर में 3 3 6 2 8 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा गणित है रेलवे ग्रुप डी में सफल होने का। इसीलिए शायद बच्चे मुझ पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, और मेरे कई बैच फुल भी हो चुके हैं ग्रुप डी वालों बच्चों से, और 1-2 बैच अभी आने वाले भी हैं। तो जहाँ जिनको दिल कर सकता है वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर कंटेंट और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, तब जाके ग्रुप डी में आप निश्चित तौर पे सफल हो जाइएगा। सर हमारा सवाल है कि जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, परीक्षा में अभी 8 से 10 महीना होगा लगभग, है ना सर, 8 से 10 मंथ होगा सर। उस दौरान उनका क्या, कौन सा बुक वो प्रिफेयर करेंगे, कि बुक आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा उनके लिए जीके जीएस को लेकर? और एक सवाल और रहेगा कि करेंट अफेयर्स वो कैसे करें? ठीक है सर, और एक सवाल और इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, सेट प्रैक्टिस को लेकर अभी से क्या जरूरी है सेट प्रैक्टिस डेली लगाना? देखिए, मेरे ख्याल से आप बुक पूछते हैं तो बुक में हम सिर्फ सेट प्रैक्टिस को ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए अगर आप बुक लेते हैं तो एक बुक से आपकी सारी पढ़ाई हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है कि एक बुक में कुछ मटेरियल रहेगा, कुछ मटेरियल नहीं रहेगा। अब वहाँ पे देखिए, अब किसी शिक्षक से आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वो सारे जगहों से करंट अफेयर को इकट्ठा करके लाएँगे। यूट्यूब का तो ज़माना है, फ्री में तो सब कुछ चल रहा है। या किसी टीचर का आप 150 का 200 का बैच भी ले सकते हैं। तो करंट अफेयर शिक्षक से पढ़ना सही रहेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस भी शिक्षक से पढ़ना सही रहेगा। भले आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़िए, लेकिन शिक्षक को आप चुन लीजिए किन से पढ़ना है, क्योंकि वो वैसे कंटेंट को छाँट-छाँट के लाएँगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होंगी। किताब बहुत सारा खरीद करके आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ, किताब में अगर आप लेना चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस का बुक ले लीजिए। 50-50, 100-100 सेट का बुक आता है मार्केट में कई प्रकाशन से। किसी का एगो नहीं, 2-3 गो ले लीजिए। आप पूरा का पूरा उसको बनाइए। अभी से सेट प्रैक्टिस हाँ, सेट प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। सेट प्रैक्टिस बनाइए तो खाली सेट प्रैक्टिस मत करिए, बनाइए मत। वहाँ देखिए कि किस सेक्शन से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कौन-सा सेक्शन मेरा कमज़ोर पड़ रहा है। उस सेट को हल करने के बाद पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि रीजनिंग मेरा कमज़ोर है, या साइंस मेरा कमज़ोर है, या मैथ मेरा कमज़ोर है, तो आप इंडिविजुअल रीजनिंग का, साइंस का और मैथ का सेट प्रैक्टिस करिए। जैसे रीजनिंग का कहीं सेट प्रैक्टिस चल रहा हो, चाहे रीजनिंग का कोई सेट प्रैक्टिस का बुक मिले जिसमें 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का सेट हो, तो सिर्फ रीजनिंग, इंडिविजुअल रीजनिंग पे फोकस करिए, मैथ पे फोकस करिए, साइंस पे फोकस करिए। सर, पढ़ना अलग बात होता है, पढ़ के नौकरी लेना अलग बात होता है। मैं ये जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, नौकरी तक पहुँचने की प्रक्रिया है। क्योंकि हम खुद नौकरी करते थे, और करते नहीं थे मतलब हमने ज्वाइन किया और उसको छोड़ दिया। तो सर, हम नौकरी लिए हुए हैं तो हमको पता है किस तरीका से पढ़ना चाहिए। अब ड्यूटी हमने नहीं किया, अलग बात है, वो तो मेरी काम थी, लेकिन नौकरी तो हमने लिया है ना, इस हिसाब से मैं जानता हूँ कि किस तरह से पढ़ना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
सर ने अपना रणनीति बताया और ग्रुप डी को जो तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना रणनीति शुरू कीजिए और आज से ही शुरू कीजिए, एक भी दिन लेट मत करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।